आगे बढ़ेंगे और अब जब बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश जहां पर हालात किसी से छिपे नहीं, हिंसा, प्रदर्शन, बवाल, शेख हसीना का इस्तीफा, देश छोड़कर चले जाना और उसके बाद अंतरिम सरकार का भी बन जाना। अब बांग्लादेश की इस घटना को लेकर सवाल अलग अलग तरीके से और अलग अलग मोर्चों पर हैं। सवाल ये कि क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे गहरी साजिश है। साजिश जिसमें नाम पाकिस्तान का सामने आ रहा है, आईएसआई का सामने आ रहा है, जमात इस्लामी का सामने आ रहा है, चीन का भी नाम सामने आ रहा है। रह रहकर ऐसी साजिशें हैं जिनका नाम इस पूरी घटना के पीछे सामने आ रहा है और सवाल बहुत से अपने पीछे छोड़ रहा है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने देश में हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कही है। ये कहा है कि इस पूरी जो घटना है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक साजिद वाजिद जॉय ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने भड़काया था। उन्हें प्रदर्शन के लिए उकसाया गया। उन्होंने प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की बात कही है। सजीव वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश की अशांति घरेलू मुद्दों के बजाय बाहरी ताकतों से प्रेरित हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने शेख हसीना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां के बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे कि विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा हवा मिल गई, और ज्यादा भड़क गया विरोध प्रदर्शन। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आईएसआई पर पूरा शक है। आपको बता दें कि लंबे समय से बांग्लादेश में जारी संकट के लिए बाहरी हस्तक्षेप की बात कही जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने कभी भी किसी को हमला करने का आदेश नहीं दिया था। पुलिस को भी सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे कंट्रोल करने के, वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए थे, हिंसा भड़काने के लिए नहीं। इन सब के साथ ही एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश इस्तीफा देंगे, ये खबर मिल रही है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने अपने पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम यहाँ न्यायाधीश को दे दिया और जिसके बाद ये इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर ओबैदुल हसन हैं बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, जिनके इस्तीफे की खबर मिल रही है। आज शाम तक चीफ जस्टिस का इस्तीफा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश पर लगातार ये प्रेशर बनाया गया है प्रदर्शनकारियों के जरिए कि अपने पद से इस्तीफा वो तुरंत दें। अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि इस्तीफा आज शाम तक हो सकता है। ओबैदुल हसन बांग्लादेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई का इस्तीफा आज शाम तक ही हो सकता है। इसी प्रदर्शन के चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, इसी प्रदर्शन के चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और अब सीजेआई के इस्तीफे की भी बात सामने आ रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसके सिंह जी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल एसके सिंह, पहले मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, बांग्लादेश में जो हालात हैं ये खबरें रह रहकर सामने आ रही हैं कि ये प्योरली स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, ये ओनली स्टूडेंट्स नहीं है, इनके पीछे कोई और भी हैं उपद्रवी, कोई और भी हैं असामाजिक तत्व जो इनमें इन्वॉल्व हो गए और फिर हिंसा को और ज़्यादा भड़का दिया। साथ ही साथ खबर ये भी है कि बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, कभी चीन कभी पाकिस्तान का हाथ भी इसमें रह रहकर सामने आ रहा है। शेख हसीना के बेटे इतना कॉन्फिडेंटली आईएसआई का नाम ले रहे हैं, सच्चाई है इसमें? नहीं, बिल्कुल कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इनफैक्ट इसमें सच्चाई है। और मैं एक देश का और नाम लेना चाहूँगा कि जो इस सारे जिसका कि जो है वर्णन कहीं पर भी नहीं सुनने को आ रहा है, बट उनका मेजर रोल रहा है। एंड ऑफ कोर्स चाइना ने तो हमेशा से एडवांटेज देना ही चाहा है, बट बेसिकली जो है अमेरिका का रोल और साथ में पाकिस्तान के आईएसआई का रोल। अब ये इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आईएसआई, क्योंकि अगर आप देखें जब ये उपद्रव, जब ये रैलियां स्टूडेंट की जब शुरू हुई, इन्होंने धरने पर बैठने जब शुरू किए, तब ये बड़ा शांतिपूर्ण था। और जब एक कॉल दी गई कि चलिए ढाका चलो करके जब बोला गया, और तब से जो है आईएसआई काफी सक्रिय हुई। इन्हीं के स्टूडेंट्स के बीच में जो जो टेररिस्ट को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, और जिस तरीके से आगजनी और तोड़ फोड़ की जो घटनाएं हुई हैं, और खास तौर पे हिंदुओं को लेकर भी और अदरवाइज भी जो गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज थी, उन सब में जो है आग लगाई गई। तो ये स्टूडेंट्स का रोल नहीं हो सकता। ये जरूर पूरा यकीनन है मुझे
कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिन्होंने ये सारी हरकतें करी हैं और इनके पीछे आईएसआई का रोल रहा है। देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है जब खालिदा जिया के टाइम में यहाँ पर टेररिस्ट के कैंप्स हुआ करते थे और इन्फिल्ट्रेशन नेबरिंग हमारे स्टेट्स में इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता था, उस वक्त भी पूरा आईएसआई का रोल था और अभी भी ये उसमें उसका पूरा रोल। जिस तरीके से आपने कहा कि अकेले स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, कुछ और ऐसे संगठन हैं जिनका हाथ इसके पीछे हो सकता है और अब अलग अलग देशों की तरफ भी आपका इंडिकेशन है। डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह, अगर ये बेसिकली स्टूडेंट्स होते तो इनकी कुछ मांगे होती, एक लिमिट में प्रदर्शन होता और वो लिमिट में प्रदर्शन इनकी मांगे पूरा होने के बाद शांत हो जाता। यहाँ एक प्रदर्शन भड़का, दूसरा भड़का, तीसरा भड़का और फिर हालात अब ऐसे हो गए कि शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं, पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, दूसरी अंतरिम सरकार भी बन गई, लेकिन हालात कंट्रोल में आ नहीं रहे अब तक। जी निश्चित रूप से देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि अगर ये छात्र आंदोलन होता तो क्या इतना आगे तक जाता जहां जा रहा। समझना ये पड़ेगा किस तरह की व्यवस्था चाहिए। देखिए एक आम नागरिक क्या चाहता है कि लोकतंत्र हो जहां पे उसके अधिकारों की रक्षा हो और अपने अधिकारों का प्रयोग करके सरकार का गठन करे। लेकिन बांग्लादेश में कहानी उल्टी हो रही है, यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं वो लोग, आगे प्रोग्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन से तत्व हैं जिनको लोकतंत्र से प्रॉब्लम है? क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ऊपर उठाया, उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा हो गया? क्या कारण था? इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व थे जिनके हितों की पूर्ति नहीं हो रही थी। आप देखेंगे, जैसे मेजर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर कौन से पाकिस्तान के आईएसआई का रोल घट गया, कम हो गया था, किसी तरह का उनका इंटरफेरेंस नहीं होता था क्योंकि शेख हसीना उतना प्लेटफॉर्म, उतना स्कोप नहीं देती थी। आप देखेंगे पूरी तरफ से वो पूरे बांग्लादेश से बाहर हो चुके थे। लेकिन वहां के जो रेडिकल ग्रुप थे, जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे, कहीं कहीं उनको आईएसआई प्रोटेक्शन देती थी, फंड करती थी, और धीरे करते चले गए। उनको एक अच्छा मौका मिल गया और वो मौका ये था कि जब युवा सड़क पर उतर गए, प्रोटेस्ट करना शुरू किए, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उनको उन्होंने फ्यूलिंग का काम किया, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको बार बार उकसाने का काम किया, मिसगाइड करने का काम किया। इवन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अपने तत्वों को भी प्रयोग किया, मतलब जो युवा छात्र नहीं थे वो भी शामिल हो गए और उनका तबका बहुत बड़ा था। बाद में तो एक ऐसी स्थिति आके खड़ी हुई कि लगा कि जैसे पूरा देश ही शेख हसीना के खिलाफ है, जबकि ऐसा था नहीं और ऐसा है भी नहीं। आप देखिएगा आने वाले समय में जिस तरह परिवर्तन तरफ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है शेख हसीना फिर वापस आ जाएं, जो कि उनके पुत्र संजीव वाजेद जॉय ने जो बोला, वो यही बोला कि मेरी माँ वापस आएंगी, जैसी परिस्थितियां सामान्य होगी आएंगी और अपने अवामी लीग और अपने देश की जनता के साथ खड़ी का हाथ था। निश्चित रूप से उसके लिए उनके पास एविडेंस है, इसीलिए वो बात बोल रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छी भी, आप हमारे पैनलिस्ट सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अमेरिका के हाथ से नकारा नहीं जा सकता। ये बात मैं लास्ट आपके एक डिबेट में परसों बता रहा था, तो आपको जैसा बार बार वो फोर्स कर रहे थे, आज शेख हसीना को पार्लियामेंट में बोलना पड़ रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड उनको चाहिए जिसपे वो अपना नेवल बेस बनाना चाहते थे। वो शुरू से दबाव डालने की कोशिश करते हैं और वहां शेख हसीना बोलती है कि ऐसा देश है जो गोरों का देश है, जो चाहता है कि एक आइलैंड दे दिया जाए जिसपे उनकी अपनी नेवल बेस बने। हम अलाउ नहीं करेंगे अपनी धरती में किसी बाहरी शक्ति को बेस बनाने का, ना हम क्वाड का हिस्सा बनेंगे ना किसी अन्य संगठन का, जबकि वो भारत के संपर्क में है, भारत साथ म्यूचुअली काम कर रही हैं, उसके बावजूद वो क्वाड जैसे संगठन या फिर जो और तमाम संगठन है उसके साथ नहीं जुड़ना चाहती थी। वो अपनी एक अलग पहचान बना के आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि शेख हसीना को लेकर अलग अलग सी राय है। शेख हसीना को लेकर ये भी कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए भारी पड़ गई, लेकिन फिर सवाल होता है कि फिर जब सरकार बने हुए, वो भी बहुमत के साथ सरकार बनाए हुए, करीब 8 महीने का ही वक्त हुआ था, तो विद्रोह इतना ज्यादा कैसे भड़क गया? इसके पीछे क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है? ऐसा ही शेख हसीना के जो बेटे हैं वो भी कहते हुए नजर आए, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि मैं पूरा श्योर हूं कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। अब कहते हैं ना मेजर जनरल एसके सिंह कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में खुद जाकर गिर जाता है। पाकिस्तान में ऐसे ही हालात अभी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है इस तरह के मीम्स से कि जो बांग्लादेश में हुआ वो अब पाकिस्तान में होने वाला है, यानी पाकिस्तान ने ये गड्ढा बांग्लादेश के लिए खोदा, खुद अब वो गड्ढे में गिरने वाला है। वहां पर भी जमाते इस्लामी सक्रिय हो गया है, चेतावनी सीधे दे दी गई है। पीएसएफ ने भी यहाँ चेतावनी ये दे दी है कि इमरान अगर जेल से बाहर नहीं आए तो हंगामा होगा, बवाल होगा, प्रदर्शन होगा।
नहीं, बिल्कुल देखिए, अब पाकिस्तान की जब अपनी हालत नहीं ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि इकोनॉमिकली भी वो इतना वीक है, इतना डाउन है, कर्जा तक नहीं उतार पा रहे हैं, हर चीज़ इतनी महँगी हो गई है, उसके बावजूद इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आईएसआई के पास? तो इसका मतलब ज़रूर है कि और भी देश हैं जो इसके पीछे हैं, नहीं तो ये इतना पैसा कहाँ से आएगा? और देखिए, पाकिस्तान के जहाँ तक, जैसा आपने भी बतलाया, बलूचिस्तान देख लीजिए, पख्तूनख्वा, वहाँ के जो तालिबान का अगेंस्ट जो है आर्मी भिड़ रही है, और जो कि उन्होंने ही जो है तालिबान को स्टार्ट किया था अमेरिका के खिलाफ, और ये सारा, और उन्हीं के खिलाफ अभी लड़ना पड़ रहा है। और आंतरिक हालत उनकी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी, मैं तो नहीं कहूँगा कि उतनी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब जो अंदरूनी ताकतें जो उभर रही हैं और जिस तरीके से इमरान खान की रिलीज चाह रही है, तो उनका अपना जो है बिल्कुल हालत वही हो सकती है जो कि बांग्लादेश में। आपने बिल्कुल सही कंपैरिजन इस चीज़ का किया है। लेकिन मैं तो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना ये जब ये सरकार बनी थी उसके बाद ही जो है ये शेख हसीना गई थी चाइना के विजिट पर, और वहाँ पे उनको बोला गया कि भाई आप हमें ये एक आइलैंड दीजिए जहाँ पर हम नेवल बेस बनाना चाहेंगे। हसीना बीच से उस टूर में से लौट के वापस आ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती। तो इस वजह से भी चाइना नाराज था। तो चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई और खास तौर पे अमेरिका, अमेरिका देखिए एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व को अपने ढंग से चलाना चाहता है। जब उन्होंने देखा कि बांग्लादेश जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में भी और डेमोक्रेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, मैं तो बोलूँगा काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, कि जो जिस तरीके से जीडीपी जो बढ़ रही थी, तो उनको कहीं न कहीं खतरा लग रहा है। अब सोचिए, अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा, उनको बांग्लादेश से जो है एक खतरा सा लगता है, और जहाँ पर कि इस तरीके से हरकतें करके और उनको हटाया जाता है, तो ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, और ऐसी खबरें निकल कर रह कर सामने आ रही हैं। आश्चर्य इस बात का भी है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। कल तक ये आंकड़ा 450 तक था, आज 560 के ऊपर तक पहुंच गया है। बांग्लादेश में जो नरसंहार है वो बढ़ रहा है, और रहकर, क्योंकि पहले कहा जा रहा था स्टूडेंट्स हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन स्टूडेंट्स कभी ये सोच नहीं रखते जिस तरीके से यहाँ हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है। हिंदुओं पर हमले से जो कट्टरपंथी मौलाना है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के नरसंहार के लिए कानून भी बता दिया है, सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए बताया है ये कानून। हिंदुओं के लिए बताए हैं सिर्फ 2 विकल्प। पहला है मौत, यानी पहली जो चॉइस है वो तलवार है, और जो दूसरी चॉइस है यानी कि दूसरा जो विकल्प है वो इस्लाम को अपना लेना है। आप समझिए कि जो कट्टरपंथी मौलाना है वो बांग्लादेश की इन घटनाओं को लेकर, इन तस्वीरों को देखकर जहां माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, वो खुश हैं और ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वो तलवार अपना लें, यानी कि गले मौत को लगा लें, और दूसरा ये है कि इस्लाम अपना लें, यानी कि धर्म अपना परिवर्तन कर लें। जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं, ऐसी बातों के बीच में बांग्लादेश को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर शांतेश, जो अभी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें हम रहकर पाकिस्तान से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश जिसको कुछ दिन पहले लेकर शहबाज शरीफ बड़े चिढ़े हुए थे, या ये कहिए कि जेलस फील कर रहे थे कि बांग्लादेश देखिए कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे वहाँ ग्रो कर रहा है, व्यापार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, हर तरीके से आगे है। लेकिन अब बांग्लादेश से वो तस्वीरें और वो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की पहचान है। देखिए, सामान्य सी बात है, बांग्लादेश हमेशा कोशिश करता रहा है कि जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो कहीं न कहीं उनके पीछे हमेशा खड़े रहें और उनकी सहयोग करें, उनका मदद करें। लेकिन बांग्लादेश हमेशा से ही देखेंगे, जब शेख हसीना का जब से कार्यकाल है, जब टर्म है, हमेशा कहीं न कहीं उसके विरोध में रहता है, आवाज़ बुलंद करता है, बोलता है कि आप पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है अंतर्राष्ट्रीय बैकग्राउंड में, वो ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे जब इसका विरोध करता है इस तरह गतिविधियों को, तो वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता है। तो ऐसे कारण में क्या हो सकता है अल्टरनेटिव पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान को ये लगता है कि हमारी स्थिति इतनी बुरी है, हमारे सहयोग में खड़ा नहीं होता है, और वो प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे डिसेबिलिटी हो, जैसे साउथ एशियन रीजन में डिसेबिलिटी ज्यादा दिखे, इनएबिलिटी हो? आप देखिए मालदीव्स की स्थिति, आप देखिए नेपाल की स्थिति, आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति। ऐसा नहीं, एक सब ऑल ऑफ सडन हो रहे हैं।
आप देखेंगे जैसे जिस मजबूती से भारत उभर रहा है उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि भारत के जितने भी अच्छे संबंध हैं उनसे उसकी दूरी की जाए, दूरी बनाई जाए। अगर नहीं हो तो वहां व्यवस्था परिवर्तन की तरफ प्रयास किया जाए। वो अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहा है, निजात नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे के देशों में इंटरफेरेंस करके वहां इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यही काम आगे लेकर वो बढ़ रहा है शुरू से। जी, अब जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, अभी का अपडेट क्या है? रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रैनिक दत्ता, जो लगातार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी डटे रहे और वहां के हालात भी दर्शकों तक पहुंचाते रहे, उन लोगों से बात हुई खासतौर से जो बांग्लादेश से आए हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेश गए थे। अब रैनिक, अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है बांग्लादेश के इन हालातों को लेकर? क्योंकि सेना ने भी कहा था 24 से 48 घंटे अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, हो भी गया, लेकिन हालात अभी सामान्य होने में वक्त कितना लगेगा? एकदम देखिए, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, मगर आज भी सुबह से प्रोटेस्ट दिखने को मिला बांग्लादेश में, क्योंकि एक तरफ जब शेख हसीना रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद अंतरिम सरकार गठन हुआ, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का दायित्व ले लिया, मगर उसके बाद छात्र संगठन की तरफ से नया एक मामला सामने ले आया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश का, उनका जो चीफ जस्टिस, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये मांग को लेकर आज छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस को एक टाइम दिया गया कि 1 घंटे के अंदर उनको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। इसके बाद दिखा गया कि बांग्लादेश का जो चीफ जस्टिस है, उनके तरफ से बोला गया कि वो रिजाइन कर रहे हैं। यानी छात्र संगठन का एक मांग बार बार से सामने आ रहा है और फिर से एक बार प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो पूरा बांग्लादेश में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर चिंता हो ही सकता है, क्योंकि कल भी दिखा गया था कि बांग्लादेश से बहुत सारे हजारों में लोग इंडिया बॉर्डर में चले आए थे। बॉर्डर में चले आके वो जय श्री राम स्लोगन देकर वो बांग्लादेश से इंडिया आने का जो कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा था। मगर बीएसएफ की तरफ से जो पोस्टिंग किया गया है, बीएसएफ की तरफ से जो निगरानी रखा जा रहा है, हाँ। उसके तहत कोई ये जो सिक्योरिटी ब्रीच या बॉर्डर क्रॉस करने ये नहीं कर पाए। जरूरी भी है, क्योंकि बांग्लादेश से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंतजार में हैं कि भारत में शरण मिल जाए। मेरे साथ में मेजर जनरल सिंह हैं। सिंह साहब, जो अभी हालात बने हुए हैं हिंदुओं के लिए बड़ा ये विपरीत समय है, लेकिन फिर भी अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर आकर मजबूरी में हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे उन्हें लगाने पड़ रहे हैं। विरोध अभी भी हो रहा है कि कभी तो बस करो, अब तो ये हमले बंद करो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, प्राथमिकता भी जो है हमारे प्रधानमंत्री की भी यही है कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो सुरक्षित रहें। सरकार का गठन हो गया, सबसे पहली जो है उनकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, और ये जो जितने प्रदर्शनकारी और तोड़फाड़ जो हो रही है, इन सब के ऊपर काबू करना और कंट्रोल करना, जो कि हो नहीं रहा है। और हिंदू वहाँ का जो है, जो माइनॉरिटी है, वैसे भी अगर आप देखें इतिहास, 1947 में वहां पर हिंदू 33% हुआ करता था, 71 में 20%, और अभी जो 4 साल पहले 2020 की बात है, यहाँ पर तकरीबन 8%, अब जो है 7% या उससे भी कम बचा है। तो ये इतने सारे हिंदू आखिर कहाँ चले गए? या तो मारे गए हैं जैसे कि धमकी इन्होंने दी है, और या फिर जो है ये पूरे कन्वर्ट हो गए। तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते ही नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बॉर्डर पर आके जो जय श्री राम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हो सकता है इसमें हिंदू भी होंगे, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा वहाँ के रोहिंग्या और ये लोग जो है ज्यादा लगते हैं। देखिए, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम है कि सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा और हमें इन्फिल्ट्रेशन का एक मौका मिल जाएगा, जो कि भारत को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर हिंदू आना चाहते हैं हो सकता है दे आर मोस्ट वेलकम, और उनको नए लॉ के साथ सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। लेकिन जो रोहिंग्या और जो बाकी जो टेररिस्ट हैं, इन लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन वही जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा के बीच उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाकर गलत हरकतों को अंजाम दिया है, क्योंकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की भी खबरें हैं। हालांकि इनमें सच्चाई क्या है रह रहकर सामने आएगी। अभी अलग तरीके से कुछ प्रोपेगेंडा भी हैं जो पुराने वीडियोस अब के बताकर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे वहां कुछ लोगों ने फायदा उठाया, ऐसे ही यहाँ सीमा पर आकर कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं जो इस फिराक में हैं कि कैसे भी भारत में घुसने का मौका मिल जाए। डॉक्टर शांतेश, यहाँ भारत सरकार चिंता में है बांग्लादेश में फंसे हुए उन हिंदुओं को लेकर जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। पीएम मोदी ने जो पहला ही पोस्ट किया मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए, उसमें उन्होंने जिक्र किया
कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा आप पर है और आप इस बारे में सोचेंगे, ऐसी घटनाएं रुकेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया है, बहुत महत्वपूर्ण समय में आया। ये विषय बहुत ही गंभीर है। आप देखेंगे जिस तरह पूरा घटनाक्रम हुआ, आप इसमें हुआ क्या, सिर्फ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की संस्थाओं की हत्या की जा रही है बांग्लादेश में। और वहाँ जो कहते हैं लोगों को फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन किया जा रहा है। जिस तरह से माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, जो भी ग्रुप्स हैं, उन सब के अगेंस्ट देखा जिस तरह से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या तो आप मौत की तरफ जाएंगे, आपको और धर्म परिवर्तन कर लीजिए। जिस तरह प्रवृत्ति बढ़ रही है वो तो गंभीर विषय है, लेकिन एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे, तो भारत में भी जिस तरह की राजनीति हो रही है माइनॉरिटीज को लेकर, अभी भी आप देखेंगे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जैसी हैं जो बार बार मोदी जी को कमेंट कर रही हैं, बार बार सरकास्टिक वे में बोल रही हैं कि आप कहाँ है वो 56 इंच का सीना जिसके जो हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात करता है, कहाँ है आप, क्या इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो बातें की जा रही है, प्रोवोक किया जा रहा है। आप देखेंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मानवाधिकार संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की बात भी करूं तो आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर म्यूट है, वो बोल नहीं रहे हैं। क्या कारण है कि वो बोल नहीं रहे, वो आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा नहीं रहे हैं। इंडिया में भी लोग लिख नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं बड़े स्तर पे। वो लोग जो भारत में माइनॉरिटी हितों की बात करते हैं, देखिए भारत जब आजाद हुआ उस समय माइनॉरिटी की संख्या, जनसंख्या कितनी 9-10% थी, बढ़ के 18-17-18% हो गई। तो जिस देश में माइनॉरिटी की संख्या बढ़ रही है, वहां पे दूसरे देश में माइनॉरिटी की जो राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां उसके लिए उनको डिफेंड करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सामने आए, प्रोटेस्ट करे, धरना करे, कोई नहीं है। वो सिर्फ मोदी सरकार को ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे हमले हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग तरीके से अपना प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, अपना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अपने फायदे के लिए बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान की अलग थ्योरी है, चीन की अलग थ्योरी है, लेकिन जो अलग अलग देशों में माहौल खराब हो रहा है, इस माहौल खराब के बीच में अगर शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत में आना बेहतर समझती हैं, या भारत से शरण मांगती हैं, तो इसके भी अपने मतलब, अपने मायने हैं कि भारत कितना सेफ देश है और अलग अलग धर्मों के लिए कितना सुरक्षित है। यहाँ सब कोई मिलकर रहते हैं और वो भी खुशी के साथ रहते हैं, संयम के साथ रहते हैं।